बहुजन समाज के साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, गुरु फतेह। आज मेरे को मौका मिला है कि मैं आपके साथ गुरुओं के जीवन के बारे में एक नई बात करूं। कल मैंने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना पर 1 घंटा बात की। आज मैं उसी संदर्भ में एक और बड़ी बात हिंदी में रख रहा हूं। अब जब पूरे देश के लोग मेरी बात को सुनेंगे तो उनको जो नया कुछ अनुभव है, विवेक का अनुभव है, उस पर चिंतन करने का भी मौका मिलेगा। सोलह सौ 1699 का वो विसाखी का दिन जब खालसा की सृजना की गई, तो उस समय गुरु तेग बहादुर के घर के रसोइये का नाम गंगाधर कौल था। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि एक ब्राह्मण एक पंजाबी खत्री के घर रसोइया बन गया, ये मानने वाला मसला नहीं है। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दो 200 साल पहले कोई ब्राह्मण क्षत्रिय के घर का खाना पकाता हो, ये तो माना नहीं जा सकता।
मगर यहाँ तो गुरु घर का वो कौल गंगातर ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण रसोईया है। मैं इसको एक नई लड़ी में जोड़ता हूं कि ये ब्राह्मण मर सकता है, मगर दूसरी नीची जाति के घर में वो खाना बनाएगा, ऐसा ब्राह्मण के सिद्धांतों के अनुसार महापाप है। अब सिख लहर जब चली, जब गुरु अर्जन को इन लोगों ने मरवा दिया, आप शहीद कहो या कुछ और कहो, मैं सीधे शब्दों में बात करता हूं और सही बात जो लोगों पर असर करेगी वो यही है कि गुरु जी को इन लोगों के गठजोड़ ने मरवा दिया। ब्राह्मण इनकी हर शय का मालिक हो सकता है, मगर इनका रसोईया नहीं हो सकता। हालात बहुत बदल जाएं तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये 1963-64 की बात है। मेरे बड़े भाई एक रेस्ट हाउस में जब गए ऑफिसर बनकर, और उनके साथ मैं भी अक्सर कभी कभी जाता। मैं तो पढ़ रहा था तब 10वीं जमात में, 11वीं जमात में, 12वीं में पढ़ रहा था। तो मैंने क्या देखा कि उस रेस्ट हाउस में ब्राह्मण रसोईया है, और वो खाना किनका बनाता है ब्राह्मण? अछूतों का। यानी हम को वो खाना खिलाता, खाना नहीं खिलाता केवल, हमारे पशु भी संभालता, वहां उनका गोहा कूड़ा भी उठाता, दूध भी दूध की चुआई करता, हमारे लिए चाय बनाता, हमारे लिए रोटी बनाता, और हमारे बड़े भाई के कपड़े भी धोता। ये बात तो 1963
65-66 की बात है। ये आज़ादी आने के बाद, संविधान लागू होने के बाद की बात है। मगर संविधान लिखे जाने के पहले कोई ब्राह्मण किसी खत्री, बनिया या शूद्र का रसोइया होगा, ये तो ब्राह्मण खुद कहता है कि ये महापाप है, बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर भी हमने आज तक यही सुना कि गुरु तेग बहादुर का रसोइया कौल गंगूधर तिलक था, गंगूधर कौल था, गंगाधर तौल या कोई ऐसा नाम है उसका, जिसको हम गंगू बोलते हैं। ये नेहरू का दो पीढ़ी का पिछला बुजुर्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि जब गुरुजी ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ब्राह्मण से लड़ रहे हैं और ब्राह्मण के खिलाफ पूरी लहर खड़ी कर रहे हैं, तो वो एक ब्राह्मण को रसोइया कैसे रख सकते हैं? ये एक नया प्रश्न खड़ा होता है। ये संभव ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है। क्षत्रिय के घर क्षत्रिय अगर रसोइया है तो वर्ण धर्म के अनुसार सही है। कोई शूद्र रसोइया है तो भी वर्ण धर्म के अनुसार माना जा सकता है। मगर कोई 200 साल पहले, 250 साल पहले गुरु तेग बहादुर जैसे महान इनकलाबी के घर उनकी रसोई कोई ब्राह्मण बनाता हो, ये स्वीकार नहीं है, किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता ऐसा। तो फिर ब्राह्मण घुसा कैसे और वो घुसता कैसे है? अब सारी की सारी लहर संत नामदेव से लेकर गुरु तेग बहादुर तक ब्राह्मण के खिलाफ है। ये मत कहो कि ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में ब्राह्मण के खिलाफ सैकड़ों शब्द लिखे गए हैं और सैकड़ों बार ब्राह्मण को हर जगह पर फटकारा गया है। और उसका कामी, क्रोधी, लोभी, हंकारी जो वतीरा है, उसके खिलाफ एक मानवीय लहर, समानता की लहर, बराबरी की लहर, प्रेम की लहर, भाईचारे की लहर खड़ी की जा रही है।
गुरु अर्जन देव इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने दुनिया का एक महान ग्रंथ, संसार में जो भी ग्रंथ हैं धर्म के, उसमें से एक अनोखी किस्म का क्रांतिकारी विचारधारक चिंतनशील जेड़ा जो है वो ग्रंथ दिया। 6वें गुरु जो हरगोबिंद सिंह हैं, वो 3 साल के थे जब उनको जहर देने की कोशिश की गई। ऐसा सिख पुस्तकों में लिखा हुआ है। उनको मारने की कोशिश की गई। 7वें और 8वें गुरु नहीं रहे। इसके बारे में मैं ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया मैंने, मगर गुरु तेग बहादुर के समय की बात है, जो गुरु हरगोबिंद सिंह के बेटे थे। उस समय एक जब पूरा वर्ण सिस्टम पूरी तरह जड़ा जमा रहा था, और वो जड़ें ऋग्वेद से लग चुकी थी, और उन जड़ों के खिलाफ पहले बुद्धा की क्रांति होती है, भिक्षु क्रांति होती है, फिर सिख क्रांति होती है, और उसी क्रांति का अगला भाग गुरु तेग बहादुर का जीवन है। हम नहीं स्वीकार करते कि वो ब्राह्मण रसोइये के तौर पर रखा गया। ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मणों के काडर का एक ब्राह्मण जो काडर है ब्राह्मणवाद का, वर्णवाद का, जो जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। आश्रम मन का अर्थ है कि वो जो शर्म नहीं करते। यहां शर्म का अर्थ वो नहीं जो साधारण अक्षरों में लिया जाता है। यहां इसका अर्थ है कि यहां वेलड़ किस्म के लोग जंगलों में बैठते और ब्राह्मण बच्चों को, क्षत्रियों को वहां शूद्रों के खिलाफ तैयार करते थे। इनको गुरुकुल भी कहा जाता था। यहां क्षत्रिय, केवल क्षत्रिय ब्राह्मण से विद्या लेते थे। दूसरा कोई आदमी गुरुकुल में नहीं जा सकता था। और ऐसे गुरुकुल का कोई एक ये कश्मीरी ब्राह्मण जो संभव लगा मुझे वो यही है कि वो गुरु घर में घुसा, क्योंकि पहली पीढ़ियां 4 खत्म हो गई। गुरु अर्जन
गुरु हरगोबिंद, अगले 2 गुरु और, ये 4 पीढ़ियां गुरु की खत्म हो गई और 5वीं पीढ़ी गुरु तेग बहादुर, उसी लाइन की। गुरु अर्जन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, पहली नहीं। पहली मैंने बहुत बार बोला है, अभी इसको बोलना जरूरी था इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गुरु तेग बहादुर अपने पिता के समान ही बहादुर थे और वो इतने काबिल थे, धनी थे युद्ध के, तो उनको रोकना मुश्किल हो सकता था अगर वहां घुसपैठ करके कोई ब्राह्मण रसोई में ना घुसता। अब रसोई का मतलब क्या होता है कि घर की हर शय जो है वो रसोई के इर्द गिर्द घूमती है। यहां खाना पकता है, वहां बातें होती हैं। एक चूल्हे के आसपास परिवार बैठता है और वही आसपास सोता है। वहीं कभी घर की बात या बाहर की बात होती है। तो गुरु तेग बहादुर घर की बातें करते होंगे, ये भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। वो तो महान क्रांतिकारी योद्धा थे जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो उस जंग की सारी की सारी खबर तभी बाहर आएगी जब रसोई के आसपास कोई सैटेलाइट की तरह होगा। और उस समय का सैटेलाइट जो गुरु तेग बहादुर के साथ रहा, तो मुझे लगता है वो गंगू ब्राह्मणों का सैटेलाइट, गुरुकुल का पैदा किया सैटेलाइट था, जो हर खबर अपने गुरुकुल को भेजता होगा। वो भी उसका रास्ता अलग होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं ये लोग, सब जानते हैं कि कैसे किस चीज को पूरा करना है। अब कश्मीरी पंडितों के कारण ही गुरुजी को औरंगजेब के पास जाना पड़ा और वहां उनकी शहादत हुई। उनको चांदनी चौक में कत्ल कर दिया गया। तो हम पूछते, आपसे भी पूछते हैं, इतिहास से भी पूछते हैं कि ये रसोईया भी कश्मीरी ब्राह्मण है और कश्मीर के ब्राह्मण अपनी मुसीबत लेकर गुरु घर आते हैं। गुरु दिल्ली को जाते हैं तो औरंगजेब के पास, अपने पास अनेकों जर्नैल ब्राह्मण हैं, अनेकों राजपूत खत्री उसके राज में हैं।
ये मुगलों का राज जो है, ये ज्यादा करके ब्राह्मणों का राज खत्रियों, ब्राह्मणों, खत्रियों और मुगलों का राज रहा। तो गुरुजी को बचाने वाला क्या वहां ब्राह्मण कोई नहीं था? क्या कोई राजपूत खत्री नहीं था? यहां के ब्राह्मणों ने गुरु तेग बहादुर के शहादत वाले हालात कैसे पैदा किए, और इसके पीछे जो सोच संपर्क में रहती थी वो किसकी थी? गंगू ब्राह्मण की। तो उस गंगू ब्राह्मण ने, ये संभव है, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि गंगू ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर की शहादत का कारण बने, और वहां से कश्मीर में वो मुद्दा उठा लिया गया। कश्मीरी ब्राह्मणों का मुद्दा औरंगजेब के पास रह रहे खत्री ब्राह्मणों ने नहीं माना, उनको तकलीफ नहीं हुई। और वो संभव है जो औरंगजेब के पास इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत थे, उन लोगों ने निश्चित ही हालात ये बनाए होंगे कि गुरु जी को अब शहादत तक ले आया जाए। ये कारण बना ब्राह्मण, और मुंह काला किसका हुआ? औरंगजेब का। कारण ब्राह्मण बने मगर मुंह काला हुआ औरंगजेब का। अभी मैं एक गीत बहुत प्यारा जो गाया गया है वो औरंगजेब पर सुन रहा था, 3-4 बार मैंने सुना, और उसको इतनी जबरदस्त पेशकारी की गई है उसकी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बार बार वो शब्द उस गीत में औरंगजेब का मुंह काला किया गया है। मगर गंगू को, कश्मीरी ब्राह्मणों को, जहां औरंगजेब के पास जो ब्राह्मण थे वो निशाना नहीं बने। निशाना कोई दूसरा हो गया। जानी जो निशाना था वो तो पूरा हो गया। गुरु अर्जन के बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने फोन कट गया था। मैं ये कह रहा था कि गुरु तेग बहादुर को मरवा देने का निशाना भी पूरा हो गया। उनकी शहादत दिल्ली चांदनी चौक में हो गई।
और ब्राह्मण का मुंह साफ का साफ रहा, क्योंकि उसकी जगह मुंह काला और औरंगजेब का हो गया। औरंगजेब के साथ गुरु गोविंद सिंह के पत्थर विहार होते रहे, और वो पत्थर हमने कुछ पत्थर छापे हमने जो मिले हमको, जिनकी कॉपी मिली, वो हमने छापा। तो ऐसा लगता था कि औरंगजेब और गुरु के विचकार इतनी बड़ी कड़तड़ नहीं थी जितनी ब्राह्मणों ने घुसपैठ करके बना दी थी। और उसके बाद जब गुरु के अनंतपुर में रहते समय बच्चे पैदा हुए, तो उनमें से मौका पाके दो को खुद गंगू ने चमकौर में नीवों में चिनवा दिया। छोटे छोटे बच्चे वो गंगू के कारण चिने गए। और इस सारी कहानी का बड़ा सच 120 वर्ष पहले लिखी गई एक पुस्तक जो गुरु गोविंद सिंह पर है, उसमें लिखा हुआ कि सुबह, हाँ मैं गलती से चमकौर साहब बोल गया था। सूबा सरहंद उसमें जो उस राज में जो ब्राह्मण काम करता था, उसने सांप के बच्चे संपोड़िए कहकर नीहों में चिनवा दिया। अब दो बच्चे चमकौर साहब आके ये चमकौर की लड़ाई जो है, ये ब्राह्मणों मुगलों के बराबर, ब्राह्मण और मुगल एक तरफ हैं और खत्री भी उनके तरफ हैं। उनकी सेना उधर है, औरंगजेब की, सूबा सरहंद की फौजदारी में। अंदर चमकौर गढ़ी में अंदर जो आदमी हैं गुरु के साथ, वो लगभग सारे के सारे शूद्र हैं।
शूद्र और अति शूद्र हैं। यहां से जब गुरु किसी अलग से वातावरण में निकलकर माछीवाड़ा की तरफ चले गए तो पीछे दो बच्चे जो बचे थे वो शूद्र जर्नैलों के साथ वो बच्चे भी वहां मारे गए। हम शहादत ना दे रहे हैं। शहादत से क्या होता है कि जब किसी को शहादत का नाम दे दिया जाता है, शहीदी का नाम दे दिया जाता है, तो जो असल में पीछे खतरनाक खेल है वो सारे का सारा आदमी भूल जाता है। जब वो भूल जाता है तो इतिहास उसको सबक नहीं देता। जब इतिहास से कोई समाज सेध ना ले तो वो गुमराह हो जाता है, और गुमराह हुआ समाज फिर आने वाले काल में, हर काल में, आने वाले समय में उसी हालत में समाज जकड़ा जाता है जिस हालत में महापुरखों ने कुर्बानी दी। और आज उस गंगू की संतान जो है, आजादी के समय वो ब्राह्मण पंडित नेहरू, वो जबरदस्ती देश का प्रधानमंत्री बना, जबकि उसको किसी ने वोट नहीं डाला प्रधानमंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री तो सरदार पटेल बनता था। और उसी पंडित नेहरू ने दरबार साहब में पहली बार पुलिस बाड़ी यानी ये इंदिरा गांधी यहां हमला करती है, फौज का हमला करवाती है, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले हमला करवाया। अब उसकी बेटी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने दरबार साहब पर हमला करवाया कि, और वो हमला कराने में सबसे बड़ा हाथ अकाली सिखों का है। जो पूरी तरह सहमत थे, वे इंदिरा के साथ मुलाकात करते थे बार बार कि हमला किया जाए। तो पिंडरावाला जो 40-50 आदमियों के साथ था, वो वहां कब्जा
जो कह सकते हैं हम, जिनका रहना था वहां, वो इतने आदमियों के मारने को हमला करे फौज, ये तो बहुत अद्भुत चीज है। तो इसका मतलब है कि यहां गुरु तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर के 4 पोते गंगू ब्राह्मण ने मरवा दिए। जिन बच्चों को जीवन का कोई अनुभव नहीं था, उनको भी दूसरे ब्राह्मणों के साथ मिलके, कुछ खत्रियों के साथ मिलके ये हालत पैदा किए। वही काम पंडित नेहरू ने किया, जो मोतीलाल का बेटा है। और मोतीलाल सिखों का 1 नंबर का दुश्मन था। और तब से था, जब से गंगू को सजा दी गई, तो उसके बेटे ने जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनके दरबार साहब पर पुलिस का हमला किया। मगर इंदिरा गांधी ने केवल 40 आदमियों के होते पूरी फौज का हमला करवा दिया। टैंकों तक, तोपों तक लगाए गए और जहाज भी, जो जो हेलीकॉप्टर तक लगाए गए। यहां मुक्तसर में भी मेरे मेरे होते देखते हमला वो हुआ। अब इंदिरा गांधी के बेटे ने दिल्ली में सिखों को मरवा दिया। ये घटनाएं जो होती हैं, ये आदमी के लिए ऐतिहासिक सबक होता है। अगर ये सबक सिखों ने सही मायने में लिया होता, औरंगजेब को गालियां निकालने से और खुद मरते रहने से ज्यादा जो असली यूरेशियन दुश्मन है, उसको निशाने पर लिया जाता, तो आज सिखों की कोई कीमत होती, कोई वक़्त होती, कोई पहचान होती। जो पहचान आज है इनकी, ये कोई पहचान नहीं, क्योंकि ये तो जातियों में बटे हुए लोग हैं सभी। पहचान ये होती कि इनका वो समाज बना होता जो ब्राह्मणवाद से मुक्त होता, जातिवाद से मुक्त होता। जैसा 1825-30
1825 और 30 के समय होता था। और ब्राह्मणों ने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में घुसकर उस पूरे परिवार को तबाह किया। रानी जिंदा को जलील किया, महाराजा को कोई जहरीली वस्तु देकर उसको शराब में धीरे 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 देकर उसको मार दिया, उसके बच्चों को मारा। ये खत्रिय और ब्राह्मण मिलकर करते रहे। वो खत्रिय भी गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह को स्वीकार क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, जातिवाद के खिलाफ जो क्षत्रिय खड़े हुए वो ब्राह्मण के सामने निशाना थे, ताकि इनकलाब ना हो सके, ताकि क्रांति ना हो सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो गीत औरंगजेब के मुंह पर काल्ख पोतने वाला, दुष्ट कहने वाला, सब कुछ कहा उसने, वो जितना कुछ कह सका उस गीत में कहा, मगर गंगू पर कभी किसी ने गीत नहीं लिखे, ना ही उसको दुष्ट कहा किसी ने, ना ही उनको बुरा कहा। और ये लोग उनकी आज भी उनकी रीत करते हैं, विप्रण की रीत करते हैं। ये सिख 99% सिख ब्राह्मण की रीत करते हैं, जात भी मानते हैं, छुआछात भी करते हैं, ऊंच नीच को भी मानते हैं। और ब्राह्मण का जो ताना बाना जो बनाया उसने, उसी के अनुसार ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अब जाकर मुक्त हुए हैं। अंबेडकर लहर जब चली तो उसके बाद जाकर ये पिछले 5-7 साल में इन लोगों में कुछ अच्छे लोग पैदा हुए जिन्होंने माना कि ब्राह्मणवाद के साथ लड़ाई है, जातिवाद के साथ लड़ाई है। तो ये सारा कुछ इसलिए मैं कहा कि हमको सबक लेना है और असली सबक लेना है। एक होती है जानकारी कि हम जानते हैं कि ये कैसा क्या हुआ, घटना को देखते हैं कि यहां ये घटना हुई, मगर क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है, वो जानकारी, वो विवेकी अनुभव पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। यही बात
अंत में मुझे यही कहना है, केवल घटनाओं की बात करना ये सबक नहीं होता। घटनाओं के पीछे क्या है, जो घटना का कारण बनी वो क्या है, और वहां कौन है, कौन सी विचारधारा, कौन सा आदमी, कैसा आदमी, वो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैंने एक बड़े प्रश्न जो दो 250 साल बाद मुझे लगता है कि हमारे जहन में आया, उसके बारे में मैंने जैसा सोचा, जैसा समझा, और जैसा उसको उस प्रसंग में देखा, उस इतिहास के प्रसंग में देखा, उस पर मैंने चर्चा की है। हमारी सारी एनर्जी मर गए और औरंगजेब पर लग गई, उसका मुंह काला करने में लग गई। मगर जो आज तक भी दुश्मनी कर रहा है, उस स्वर्ण समाज को, जो अभी भी सभी को नीचा और शूद्र मानता है और बुरा बर्ताव करता है, उसके बारे में कभी नहीं सोचता था। और ये वही समाज है जो क्रांति के तौर पर पैदा हुआ, शूद्र से क्रांति पैदा हुई यहां। ये आज जो समाज है वही समाज है। विपरण की रीत को कभी नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब है कि जो सिख धर्म पर कब्जा कर गए लोग हैं, ये विप्रवादी और जातिवादी लोग हैं। और इन लोगों ने दूसरों को, सभी को खदेड़ रखा है। ये सवाल उठाते हुए, कुछ संकेत देते हुए और सिखों के बड़े पैमाने के विपरण की रीत पर चलते हुए जैसा मुझे महसूस हुआ, वो मैंने आपके सामने रखा है। जय भीम, गुरु फतेह, नमो बुद्धा।